So now for the 1 hour, we have the open stage. If anyone wanted to come on the stage and want to say something about anything, इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि देर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक कैन्स या डिवाइसेस फॉर विजुअली इम्पेयर पर्सनस, बट अभी जो प्रेजेंट में स्मार्ट कैन है ये पॉपुलरली जो है सो ब्लाइंड पर्सन यूज कर रहे हैं। इसके बाद में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रहा है, नया नया चीज़ आ रहा है, हो सकता है इसके जगह भी कुछ और ले ले, लेकिन एट प्रेजेंट आपको ब्लाइंड पर्सन जो है सो इसको काफ़ी यूज कर रहे हैं और काफ़ी ये सक्सेसफुल भी हैं उनके लिए। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक टेक्टाइल एंड ऑडिटरी मैप्स। अब टेक्टाइल मैप क्या होता है और इसका क्यों जरूरी है आपको ऑडिटरी मोबिलिटी में, ऑडिटरी मैप क्या होता है और क्यों इसका आवश्यक है, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये चीज़ है। तो देखिए जैसे कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए हमें ब्लाइंड पर्सन्स को केन देना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे या लॉन्ग केन दे या फोल्डिंग केन दे, उस तरह से टेक्टाइल मैप जो है सो ओरिएंटेशन मोबिलिटी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अगर आप दृष्टिबाधित बच्चों को या दृष्टिबाधित पर्सन को टेक्टाइल मैप, पहले उनको टेक्टाइल मैप के माध्यम से आप उनको जो है सो जानकारी बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उनके लिए ओरिएंटेशन करना क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम सभी साइटेड पर्सन होते हैं, कई बार आप मैप के माध्यम से करते हैं, तो ये जो इसी तरह से हम कई बार ये भी होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, गूगल में मैप देखते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है, कितना टाइम लगेगा, कितना कौन कौन सा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जो है सो विकल्प अवेलेबल है, तो सो मेनी थिंग्स हम लोग भी सर्च आउट करते हैं। तो उसी तरह से अगर आप सपोज करिए कि जब आप टेक्टाइल मैप के माध्यम से ब्लाइंड पर्सन को, ब्लाइंड बच्चों को जब आप उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो उनके लिए जो ओरिएंटेशन करना होता है काफ़ी इजी हो जाता है, उनमें इंडिपेंडेंसी बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो टेक्टाइल मैप इज ए स्पेशल पोजीशन इन ओरिएंटेशन मोबिलिटी टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टेक्टाइल मैप इज वेरी इफेक्टिव एंड यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स टू फेमिलियर विद आउटसाइड इनसाइड इन्वायरमेंट। टेक्टाइल मैप जो है सो ब्लाइंड पर्सन को आउटसाइड और इनसाइड इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताता है। प्रीवियस नॉलेज ऑफ ओरिएंटेशन इन्वायरमेंटल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। अगर मान लीजिए टेक्टाइल मैप के माध्यम से ब्लाइंड पर्सन को, ब्लाइंड बच्चों को अगर आप जानकारी देते हैं तो वह नॉलेज क्या होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और साथ साथ बच्चे जो है सो आपको इंडिपेंडेंटली विदाउट हेल्प ऑफ एनी पर्सन्स वह मूव वन प्लेस टू अदर प्लेसेस सेफली कर पाता है। ये कुछ बातें हैं टेक्टाइल मैप का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि टेक्टाइल मैप के लिए आपको किस तरह से होना चाहिए, तो ध्यान देना है कि टेक्टाइल मैप मटेरियल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ढीला ढाला होना चाहिए। मैप शुड बी सिंपल विद क्लैरिटी। मैप में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना है कि मैप शुड बी सिंपल एंड क्लैरिटी, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। चौक, सिग्नल, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, लैंडमार्क शुड बी क्लियर ऑन द टेक्टाइल मैप। The different texture used in the tactile map could be of different colors. ये भी ध्यान रखिए जब when we prepare tactile map तो different texture का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रोहनी से अगर लाल किला जा रहा है और आप उसको ओरिएंटेशन मैप बताना चाहते हैं, टेक्टाइल मैप दिखाना चाहते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें आएगा जो आप बताने की कोशिश करेंगे। तो डिफरेंट टेक्सचर शुड बी यूज डिफरेंट टेक्सचर और मटेरियल फॉर रोड, पेवमेंट, कच्चा रास्ता एट्सेट्रा। अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग आप बताएंगे सो दैट कि ब्लाइंड पर्सन्स, ब्लाइंड चिल्ड्रेन उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि हम कहाँ पे मेन रोड पे हैं या हम पेवमेंट पे हैं या हम गली में चले गए हैं। कीप ब्रेल लेवल टू मिनिमम एंड प्लेस लेवल हॉरिजेंटली। अब जब आप टेक्टाइल मैप फॉर ब्लाइंड पर्सन्स बनाते हैं तो क्या करना है, आपको ब्रेल में लिखना है। ब्रेल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ब्रेल में आपको कोशिश करेंगे कि मिनिमम हो क्योंकि वह स्पेस लेगा और हॉरिजेंटली आप उसको लगाएंगे सो दैट कि ब्लाइंड पर्सन कैन रीड इजिली। मैप शुड बी बेस्ड ऑन स्केल, ऐसा भी नहीं कि हम किसी तरह से बना लेंगे। सपोज करिए यहाँ से लाल किला अगर 20 किलोमीटर है तो आपका मैप में भी इस तरह से आपका कोशिश होना चाहिए कि ये आप डिस्टेंस उसको बताने की कोशिश करेंगे कि कितना डिस्टेंस है लाल किला फ्रॉम रोहनी टू। सिम्बॉल्स आर
एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ टेक्टाइल मैप्स। अब टेक्टाइल मैप में यहाँ से आप लाल किला तक ले जा रहे हैं टेक्टाइल मैप के माध्यम से, लॉट ऑफ थिंग्स कम इन द वे, तो आप सभी चीज़ को तो दिखा नहीं सकते हैं, तो सिंबल के माध्यम से जो आप प्रयोग करेंगे वह भी उसमें इंडिकेट होना चाहिए। इंडेक्स फॉर यूजिंग सिंबल इन टेक्टाइल मैप। टेक्टाइल मैप में जो भी आप सिंबल बनाएंगे उसको नीचे सिंबल का जो है सो एक इंडेक्स लगाएंगे, सो दैट कि ब्लाइंड पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब आप मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्टाइल मैप एज ए टीचर, एज ए स्पेशल एजुकेटर, एज ए टीचर एजुकेटर, जब आप टेक्टाइल मैप बनाते हैं तो किस किस तरह का मटेरियल आप उसको प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सैंड पेपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इतना शार्प नहीं होना चाहिए कि बच्चा सैंड पेपर यूज करे और उसका जो है सो फिंगर में जो है सो हार्म पहुंच जाए, तो ये भी ध्यान रखना है। कार्डबोर्ड डिफरेंट थिकनेस, कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं जो डिफरेंट टाइप का थिकनेस उसमें हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ एंड वेड्थ ऑफ योर टेक्टाइल मैप। प्लाईबोर्ड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पॉन्ज एंड फ्लेंट शीट्स, ये भी आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंट साइज ऑफ बीड्स, बटन्स फॉर शोइंग डिफरेंट प्लेसेस, आपको रास्ते में कई तरह का चीज़ें आ जाएगा टेक्टाइल मैप में आप दिखाना चाहेंगे तो बीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं। थ्रेड विद डिफरेंट थिकनेस, आप थ्रेड देखेंगे कई तरह का थिकनेस वाले थ्रेड आता है, बड़ा बाउंड्री दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्टाइल मैप बना रहे हैं इंडिया का फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, आप इंडिया का मैप बना रहे हैं, उसमें आप ऑल स्टेट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो जो आपका टेक्टाइल मैप का बाउंड्री होगा, इंडिया का जो बाउंड्री सीमा होगा वह क्या होगा, काफ़ी मोटा होगा, और विद इन स्टेट को आप क्या करेंगे, थोड़ा पतला थ्रेड से आप उसको दिखा सकते हैं। तो थ्रेड विद डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट टेक्सटाइल मटेरियल्स, यूजली द स्क्रैप अवेलेबल फ्रॉम द टेलर शॉप। आप कई बार आपको टेक्सचर के कपड़े चाहिए, तरह तरह के चाहिए, तो इजीली कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे, तो आप टेलर के शॉप से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। फेविकॉल फॉर पेस्टिंग एंड टेप, रबर बैंड, सीजर्स, स्ट्रिंग्स, बटन्स एट्सेट्रा, ब्रेल पेपर एंड चार्ट पेपर, इसका भी प्रयोग आपको ज़रूरत पड़ सकती है जब आप टेक्टाइल मैप का निर्माण करेंगे, जब इसको बनाएंगे फॉर ओरिएंटेशन मोबिलिटी ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अब इसको कई बार क्या होता है कि हाउ वी प्रेजेंट टेक्टाइल मैप टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, जब आप टीचर हैं तो उसको दिखाते समय आप उसको कुछ बताएंगे कैसे उसको यूज करें, तो व्हाट इज एक्सपीरियंस हैज यूजर हैड इन द यूज ऑफ टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन मैप, व्हाट इंफॉर्मेशन इज द स्टूडेंट गेन फ्रॉम दिस टेक्टाइल मैप डायग्राम। ये भी ध्यान देना है कि बच्चे क्या इस टेक्टाइल मैप से क्या उनका लर्निंग होगा, क्या वो सीखेगा, ये भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। मे द सेम इंफॉर्मेशन बी प्रोवाइडेड इन द सिंपलर एंड ईजियर फॉर्म, हमें टेक्टाइल मैप को बहुत कम्प्लेक्स नहीं बनाना है, वेरी सिंपल बनाना है, तो बनाते समय डोंट गिव मच इंफॉर्मेशन, क्या हम इसको सिंपल वे में, ईजियर वे में ब्लाइंड बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लाइंड पर्सन को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार आप देखेंगे कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्टाइल मैप पे दे दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से हमको करना है। एक टेक्टाइल मैप का एक सैंपल है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या है यहाँ पे खास बात क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है इस टेक्टाइल मैप में, हौच पौच इंफॉर्मेशन नहीं, लिमिटेड इंफॉर्मेशन दिया गया है, सो दैट कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन इंडिपेंडेंटली चीज को लोकेट कर सकता है, देख सकता है, टच कर सकता है, और जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वह उसको गेन कर सकता है। तो इस तरह से ये है। अब देखिए यूज ऑफ टेक्टाइल मैप, अब टेक्टाइल मैप का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्टाइल मैप। टेक्टाइल मैप्स and graphics are an important resources as they can enable blind person to obtain image of the world and become acquainted with its changing realities। अब टेक्टाइल मैप के हेल्प से हमारे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं, एनेबल हो पाते हैं किस चीज़ का, तो जो भी आपको एक्टिविटी हो रहा है वह अगर घर से निकलेंगे टेक्टाइल मैप के माध्यम से, वो अगर ओरिएंटेशन मोबिलिटी करेंगे तो वर्ल्ड में वह आपको मूव करेंगे तो बहुत तरह की इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। टेक्टाइल मैप ऑफ फैसिलिटीज एंड ग्राउंड्स अलाउ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट एफिशिएंट एंड सेफ एक्सेस टू न्यू प्लेस एंड इन्वायरमेंट। अगर मान लीजिए कि बच्चे कहीं जा रहे हैं, ब्लाइंड पर्सन कहीं जा रहा है, और अगर पहले ही आप उसको टेक्टाइल मैप देते हैं
तो न्यू प्लेस और नया इन्वायरमेंट से पहले परिचित हो जाता है। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग भी कई बार नए प्लेस जाते हैं, मेरे लिए ये सेकंड टाइम है इस ऑडिटोरियम में, तो मेरे लिए नया नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मेरे लिए भी लग रहा था कैसा होगा, कितना कैपेसिटी है, क्या है। तो ये चीज़ आपको क्या करता है, टेक्सटाइल में आपको हेल्प करता है कि ऑडिटोरियम है, जगह कैसा है, न्यू इन्वायरमेंट कैसा है, प्लेस कैसा है, इस तरह की जानकारी आपको मिलता है टेक्सटाइल मैप के माध्यम से, खास तौर पे जब आप ओरिएंटेशन करते हैं। टेक्सटाइल ओरिएंटेशन मैप फैसिलिटेट the ability of students who are visually impaired to travel independently, efficiently and safely on campus new places। खास तौर पे जब बच्चे न्यू कॉलेज में एडमिशन होता है, स्कूल में एडमिशन होता है, तो उनको इंडोर क्या चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए। तो उसमें अगर आप टेक्सटाइल में आप अगर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसको अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एफिशिएंटली और सेफली कैंपस को, न्यू प्लेस को, वह है जो आपको आइडेंटिफाई कर पाता है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के हेल्प के। फिर देखिए टेक्सटाइल में आप क्या हेल्प करता है, यूज क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स टू ऑप्टिमाइज देयर सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब सोशल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये भी करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सोशल में एक्टिविटी हो रहा है, वहाँ भी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, वहाँ भी जा सकता है। कितने दिन पेरेंट्स उसको लेके जाएगा, कितना दिन ड्रॉप करेगा, वी नो वेरी वेल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बड़े हो गया, ड्यूटी करेगा, जॉब करेगा, तो इंडिपेंडेंटली जाएगा, अप डाउन दोनों करेगा। इसमें भी टेक्सटाइल मैप आपको काफ़ी हेल्प करता है। The ability to navigate school, college, office safely contribute to the academic and social development as well as conceptual, spatial, psychological development of a student। और लास्ट में देखेंगे विदाउट ए टेक्सटाइल मैप मेंटल मैपिंग यूजिंग ए लॉन्ग। जब आप मेंटल मैप की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। व्हाइट कैन डॉग गाइड, ह्यूमन गाइड में टेक मच लॉन्गर। तो कहने का तात्पर्य कि जब आप टेक्सटाइल मैप के माध्यम से बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह आप भेजते हैं, मूव करता है, तो उसको कम टाइम लगता है, सेफली जाता है। और विदाउट टेक्सटाइल मैप ये जो है सो इसको काफ़ी टाइम लगता है, दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है, डिपेंडेंसी उसमें बढ़ जाता है। और कई बार बच्चे साइकोलॉजिकली नर्वस भी हो जाता है कि भाई नया जगह जा रहा हूँ, हाउ कैन आई रिच दिस प्लेस सेफली और इंडिपेंडेंटली। तो कई तरह का टेक्सटाइल मैप का यूज करने से बेनिफिट है, एडवांटेज है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए। कुछ लिमिटेशन भी है टेक्सटाइल मैप का। अब जैसे कि 1999 में एक स्टडी हुआ था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं वह 4 to 7 सिंबल ऑन टेक्सटाइल मैप को एक साथ रिमेंबर कर पाते हैं। तो एक लिमिटेशन हो गया 4 to 7, इसीलिए कहा गया है कि डोंट गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन टेक्सटाइल मैप, सो दैट कि बच्चे कम इन्फॉर्मेशन को याद रख पाते हैं और इजीली उसको समझ पाते हैं। दूसरा है फर्स्ट द टेक्सटाइल परसेप्शन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड lies in his hands, therefore large map is difficult to him understand as a whole। अगर बहुत बड़ा आप टेक्सटाइल मैप बना देते हैं तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए क्या हो जाता है, तो वह आपको समझ नहीं पाता है बड़ा हो जाने से। सेकेंड, फिंगर एक्सप्लोरेशन आर मच स्लोअर देन आई मूवमेंट। हम सभी जानते हैं कि फिंगर से टच के माध्यम से क्या हो रहा है, तो आपका रीडिंग स्लो होता है, और जब आप आंखों से पढ़ते हैं तो काफ़ी फास्ट होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि टेक्सटाइल मैप का एक ये भी बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि ब्लाइंड बच्चे टच के माध्यम से काफ़ी स्लो कई बार काम करते हैं। थर्ड, ए विजुअल फॉर्म मैप मेक मोर लास्टिंग इम्प्रेशन इन द माइंड्स पीपल्स देन टेक्सटाइल इम्प्रेशन। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं चीज़ को, तो काफ़ी टाइम तक वह क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है इन्फॉर्मेशन। लेकिन टेक्सटाइल मैप के माध्यम से क्या होता है, तो कई बार वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप सही से बना ही नहीं पा रहे हैं, आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया, आपने सही लोकेशन नहीं दिया, साइज सही से नहीं बताया, तो इस केस में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन तो गलत ही जाएगा। और जब आप विजन से किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन से कलेक्ट करते हैं तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होता है जो डायरेक्ट आप परसीव कर रहे हैं, तो इसमें कोई रॉन्ग होने की कोई संभावना नहीं है। अब किसी का टेक्सटाइल मैप आप बनाते हैं, दूसरा टीचर बनाता है, तो हो सकता है वेरिएशन हो, कोई स्केल का आप यूज नहीं कर रहे हैं तो इस केस में दिक्कत हो सकती है। अब इसी तरह से ऑडिटरी मैप भी है। ऑडिटरी मैप जो है, जब आप टेक्सटाइल मैप का प्रयोग करते हैं,
एक तरह से उसी का आप जो है सो रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन को ऑडिटरी में ब्लाइंड पर्सन को, ब्लाइंड बच्चों को देते हैं। इसमें बहुत फ़र्क यही है कि जो इंफॉर्मेशन आप मैप के माध्यम से बच्चे टच करके सीखता है, बच्चे टच करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी में बच्चे को वही इंफॉर्मेशन हम ऑडियो में रिकॉर्ड करके उसको देते हैं, सो दैट कि वह सुन करके बच्चा जो है इस तरह का चीज़ कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ओरिएंटेशन कर सकता है। ऑडिटरी मैप्स रिकॉर्डेड ऑन कैसेट, टेप्स, सीडी, मोबाइल। पहले तो टेप रिकॉर्डर होता था, आज की डेट में हम सब जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर कहीं मिलेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि न्यू जनरेशन तो टेप रिकॉर्डर देखा भी नहीं होगा, कैसेट भी नहीं देखा होगा, सीडी भी आउट ऑफ मार्केट ही चल रहा। अब तो सबसे इजी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, जो भी ऑडियोटरी मैप आपको बच्चे को बताना है, रिकॉर्ड करना है, मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करके दे दीजिए। प्रोवाइड विजुअली हैंडीकैप पर्सन हु इज फुल्ली ट्रेंड इन द यूज ऑफ लॉन्ग कैन। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऑडिटरी मैप जब हम ब्लाइंड बच्चे को बताते हैं या देते हैं, ये ध्यान रखना है कि बच्चे को क्या लॉन्ग कैन, फोल्डिंग कैन यूज करना आता है कि नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कैन, फोल्डिंग कैन, तब जाकर के अच्छी तरह से ऑडिटरी मैप का वह बेनिफिट उठा पाएगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। फिर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन टू ओरिएंट हिम ए स्पेसिफिक ट्रेवल एरिया और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू गाइड हिम टू पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप इसमें करेंगे। फिर इसमें कैसे आप ऑडिटरी मैप को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, रिकॉर्डेड वर्बल एड्स, प्रेजेंट इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन, रूट टू बी ट्रेवल्ड। बच्चा अगर मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, सपोज मैंने ये कहा आप लोगों को टेक्टाइल मैप में रोहनी टू लाल किला, तो अगर इसी तरह का ऑडिटरी मैप आप बनाना चाह रहे हैं तो रूट टू ट्रेवल एंड एरियाज इन विच ट्रेवल इन टर्म्स विच विजुअली impaired person has already learned to or recognize. He doesn't need and require to learn any new perceptual conceptual skills but only the mechanics of ऑपरेटिंग टेप रिकॉर्डर्स या मोबाइल फ़ोन। कहने का तात्पर्य यह है कि जस्ट अगर आप बच्चे को रिकॉर्ड करके देते हैं, बच्चे में ओरिएंटेशन मोबिलिटी थोड़ा है, न्यू प्लेस भी अगर बच्चा जा रहा है, रिकॉर्ड करके आप प्रॉपर ढंग से दे रहे हैं, तो बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन यूज करना जानता है तो वह टेक्टाइल मैप का हेल्प से, ऑडियोटरी मैप के हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान सेफली पहुंच सकता है। Auditory maps are the least limited in terms of amount and detailed information they can convey and still be portable. Detailed information about landmarks, suggestion for the use of a specific technique, specific travel situations, historical, cultural, aesthetic, enrichment information can be more. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब आप टेक्टाइल मैप दे रहे हैं तो बच्चे को आप इंफॉर्मेशन डिटेल में देंगे, सो दैट कि जो भी लैंडमार्क, जो कि आप लोग 3 दिन से सुन रहे हैं और आप लोग पता होता है कि लैंडमार्क क्या होता है। ओरिएंटेशन मोबिलिटी में ब्लाइंड पर्सन्स के लिए जब बात आप करते हैं तो लैंडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ब्लाइंड बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग भी ध्यान रखते हैं कि इसके नियर होगा। जैसे ये प्लेस है, कोर्ट के बगल में है, इजीली लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, कोर्ट ज़्यादा पॉपुलर है, लोग वहाँ पे आसानी से पहुँच जाते हैं। तो लैंडमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी ऑडिटरी मैप आप बना रहे हैं तो उसमें लैंडमार्क जरूर आप उसमें दें। ऑडिटरी मैप्स डू नॉट रिक्वायर ब्रेल स्किल्स और सफिशिएंट विजन। कई बार आप देखते होंगे यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे अब ब्रेल नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अपने देश में भी रिसर्च है, ब्लाइंड पर्सन, ब्लाइंड बच्चे ज़्यादा ब्रेल अब नहीं सीख रहे हैं। उनको जो है सो आप जब ब्रेल नहीं सीख रहे हैं तो फिर मोबिलिटी तो करेंगे, टेक्टाइल मैप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, टेक्टाइल में आपको ब्रेल में लिखना होगा। तो ऑडिटरी मैप जो है ये हेल्प करता है कि अगर उसको ब्रेल नहीं भी आती है तो ही कैन लिसन, अंडरस्टैंड और ट्रेवल वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस। तो इसमें ये एक अच्छी बात है कि इसकी ब्रेल की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑडिटरी मैप्स कैन बी लिसनड साइमल्टेनियसली बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स एंड हिज इंस्ट्रक्टर, टीचर, दोनों साथ सुन सकते हैं। However, it is suggested that the information included on such maps can best be prepared by an orientation mobility specialist. ध्यान देना है
कि जो भी ओरिएंटेशन मैप, चाहे वो टेक्टाइल मैप हो या ऑडिटरी मैप्स हो या इवन एकेडमिक चीज़ें पढ़ाने लिखाने की बात हो, तो आपको खास तौर पे अगर हम टेक्टाइल मैप की बात करते हैं और ऑडिटरी मैप की बात करते हैं, तो ये जो है आपको स्पेशलिस्ट जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर होता है वह जरूर इसको कंस्ट्रक्ट करे, अदरवाइज वह इंफॉर्मेशन गलत हो सकता है। आगे देखिए, the content of the auditory map can be best expressed using one or more of the following orientation reference system: egocentric, topocentric, cartographic and polar centric। जब आप ऑडिटरी मैप बनाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है जो आपको देना है। ईगोसेंट्रिक, इसमें ध्यान रखना है कि इन विच ट्रेवलर यानी ब्लाइंड पर्सन्स रिलेट टू द इन्वायरमेंट टू हिज ओन बॉडी यूजिंग सच टर्म लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। अब जैसे कई बार आप देखते होंगे कि तुम्हारे लेफ्ट में है, तुम्हारे आगे इन फ्रंट है, या क्या कहते हैं गेट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इन करते हैं किसी स्कूल या कॉलेज के कैंपस में, और ऑफिस किधर है, डिपार्टमेंट किधर है, तो हम कहते हैं कि जैसे ही आप गेट से इन करोगे तो राइट हैंड की तरफ आपका क्या पड़ेगा, तो ऑफिस पड़ेगा। तो ये सब चीज़ इंस्ट्रक्शन आपको लेफ्ट, राइट, बिहाइंड, इन फ्रंट आपको बताना होता है टेक्टाइल ऑडिटरी मैप में। टोपोसेंट्रिक, इन विच ट्रेवलर यानी ब्लाइंड पर्सन्स रिलेट हिमसेल्फ टू लैंडमार्क्स टू ईच अदर। लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ नॉट ओनली फॉर ब्लाइंड, इवन हम आपके लिए भी लैंडमार्क इतना इम्पोर्टेंट होता है कि कई नए जगह जाते हैं और कुछ अगर पहले से आपको पता होता है कि उसके आसपास हमारा डेस्टिनेशन है और वह चीज़ हमको आपको दिखाई देता है, तो हम आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो अब हम सही जगह पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कार्टोग्राफिक, इन विच द ट्रेवलर relates himself and landmarks to organized structure of the man-made environment such as grid patterns, building structures and address systems। और लास्ट है पोलर सेंट्रिक, इन विच द ट्रेवलर यूज द यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन द अर्थ रोटेशन एक्सिस कंपासेस डायरेक्शन। तो ये जब हम ऑडिटरी मैप बनाएंगे तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन 4 पॉइंट को, ईगोसेंट्रिक, टोपोसेंट्रिक, कार्टोग्राफिक और पोलर सेंट्रिक को हम इंक्लूड करें, सो दैट कि हमारा जो ऑडिटरी मैप होगा वो परफेक्ट हो और हमारे किसी भी प्रकार के ब्लाइंड बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं ऑडिटरी मैप का क्या है। पोर्टेबिलिटी है, लाइट वेटेड होता है, डजंट नीड टू कैरी इन हैंड। अगर हम आज की डेट में बात करें तो मोबाइल में अगर आप ऑडिटरी मैप रिकॉर्ड करके दे देते हैं तो बच्चे तो मोबाइल यूज कर ही रहा है, कहीं अगर उसको सुनना है तो वह ऑडिटरी रिकॉर्डेड चीज़ को सुन सकता है। पहले क्या होता था तो एक्स्ट्रा उसको कैरी करना पड़ता था, आज की डेट में इसकी आवश्यकता है नहीं। ईजी टू ऑपरेट, मोबाइल को भी आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी है, आप उसको जो है सो सेव करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर। मेंटेन प्राइवेसी, कई बार आप जो है इसको प्राइवेसी भी मेंटेन हो सकता है। बीप इंडेक्स, कैपेसिटी, इजी रिटर्न टू स्पेसिफिक पैसेज, जो भी मैटर है आप चाहे तो उसको बार बार सुन सकते हैं। और जब टेक्टाइल मैप बनाते हैं तो टेक्टाइल मैप को आप कैरी नहीं कर सकते हैं, ऑडिटरी मैप को इजीली आप कैरी कर सकते हैं क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन में ही होता है, बीच में भी आप सुन सकते हैं। ये सब इसकी बेनिफिट है। अनएजुकेटेड विजुअली इम्पेयर्ड हैज पोटेंशियल टू यूज ऑडिटरी मैप। जो पढ़े लिखे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन नहीं है वह भी ऑडिटरी मैप को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑडिटरी मैप्स डू नॉट रिक्वायर दैट यूजर रीड ब्रेल और प्रिंट। ऑडिटरी मैप जो है सो ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रेल और प्रिंट की, कोई लो विजन वाले बच्चे हैं तो किसी की आवश्यकता नहीं है, तो ईजिली इसको सुन सकते हैं और ईजिली इसको अपने लाइफ में यूज कर सकता है। एक एग्जांपल मैं ऑडिटरी मैप को देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी की बात करते हैं। ब्लाइंड पर्सन्स नीड ओरिएंटेशन फॉर रूट प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहता है और ऑडिटरी मैप के माध्यम से दे रहे हैं आप, तो क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट उसमें होगा ऑडिटरी मैप में, जस्ट शेयर करता हूँ। नेम, डायरेक्शन, मान लीजिए एक बस ले रहा है, सपोज करिए रोहनी से लेके, मुझे नहीं मालूम रोहनी से लाल किला कौन सी बस जाती है, एक 971 से दिखाई देती है, आनंद विहार की तरफ जाती है क्या, 971 बस, एनीवे। तो जो भी बस लाल किला जाती हो या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाती हो और आप चाहते हैं कि अपने ब्लाइंड बच्चों को ऑडिटरी मैप में रिकॉर्ड करके
उसको देना चाहे सो दैट कि वह इजीली वहाँ पहुँच सके, सेफली पहुँच सके, तो कैसे करेंगे? तो उसमें नेम, डायरेक्शन, स्टॉप्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ईच रूट ये भी बताएंगे। मे आल्सो हैव डिटेल रूट ऑफ एरिया डिस्क्रिप्शन ऑफ बस स्टैंड स्पेशली वन फ्रीक्वेंटली यूज्ड। कुछ ऐसे बस स्टैंड है जहाँ पे काफ़ी लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, उसके बारे में आप विशेष डिटेल बताएंगे। व्हेयर पीपल कैन ट्रांसफर एंड चेंज वन रूट टू अनदर। आप कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आईएसबीटी पहुँच रहे हैं, वहाँ पे हम दूसरे जगह डायरेक्शन के लिए बस हमको इजीली मिल सकता है। अगर आप मेट्रो को बताते हैं तो आईएसबीटी पे मेट्रो भी अवेलेबल है, तो इसके बारे में भी आप ऑडिटरी मैप में इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे सो दैट कि बच्चे समझ सके। कैन आल्सो नो मेन बस नंबर भी आप बता सकते हैं। फिर लैंडमार्क ऑफ रूट, मेन लैंडमार्क जो है रूट में वह भी आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रिलेटेड टू वर्ल्ड लाइक फार, नियर, वेरी नियर, लेफ्ट, राइट एटसेट्रा शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑडिटरी मैप। मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ब्लाइंड पर्सन को भेज रहे हैं यहाँ से, जो मैं टेक्सटाइल में भी बताया था, वहाँ भी स्केल का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम बता सकते हैं कि लगभग 20 किलोमीटर्स है, आपको 1 घंटा लग सकता है, आपको 45 मिनट्स लग सकता है, सो दैट कि बच्चे में पेशेंस होगा कि 20 किलोमीटर है तो 1 आवर हमको लग सकता है, वह रेस्टलेस नहीं होगा। ये ऑडिटरी मैप में है। कुछ जब आप लैंडमार्क का प्रयोग करेंगे तो उसको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ किस पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये कुछ बातें हैं आपको ऑडिटरी मैप में जब आप रिकॉर्ड करके बच्चे को दे रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई ब्लाइंड जना है, न्यू एडमिशन हो रहा है, गांव देहात से आ रहा है, स्कूल में कॉलेज में जा रहा है, तो कॉलेज के कैंपस, यूनिवर्सिटी का कैंपस वो विजिट करना चाहता है, घूमना चाहता है, आप उसको बताएंगे। सपोज करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको लोकेशन, डिटेल ऑफ कैंपस, डिटेल्स ऑफ कॉलेज यूजिंग कार्टोग्राफिक एंड पोलर सेंट्रिक टर्म्स, मेन पब्लिक ट्रांजिट रूट्स, द कैंपस नेम, लोकेशन, डायरेक्शन, स्ट्रीट, कॉलेज, बिल्डिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग टेक्टाइल मैप में देना चाह रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन हम बच्चों को रिकॉर्डेड करके हम बच्चों को ऑडिटरी मैप के रूप में दे सकते हैं, सो दैट कि हमारा जो ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड चिल्ड्रेन है, वह सेफली, इंडिपेंडेंटली और ईजिली एंड टाइमली वह जो है सो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके और उसका वह लाभ ले सके, क्योंकि वह दूसरे पे डिपेंड कब तक रहेगा और कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, और इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, मोस्ट वेलकम। थैंक यू परवेज सर, जो आपने हमें एक बार मौका दिया अपनी पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए। और सबसे पहले मैं सर को, नरेंद्र झा सर को थैंक यूज़ देना चाहूँगा, क्योंकि सर ने हमारी छोटी सी बात को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, और जब भी मैं सर को बुलाता हूँ तुरंत एक्सेप्ट करके और उस चीज़ को फुलफ़िल करते हैं। तो मैं सर के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज हमारे सामने बैठे हुए हैं और उनके सामने मुझे पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला हुआ है। मेरा जो टॉपिक है, एक्चुअली मुझे सभी आप लोग जानते हैं मैं सीआरई कोऑर्डिनेटर हूँ, इस सीआरई ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसलिए मैंने एक छोटा सा पीपीटी निकाला है, जो कि हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर निकाला कि कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसको ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं, और वो भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी में या रीडिंग या राइटिंग में या अदर प्रोसेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो शायद आपको अच्छा लगेगा मेरे इस टॉपिक पे। सेकेंड, मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट खास करके वैसे ज़रूरी तो सभी के लिए है, बट जो इम्पोर्टेंस रोल आता है वो आता है एक विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, क्योंकि हम अक्सर अपने विजन से रिसीव करने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो लगभग हम 85% आराम से ईजिली उसको रिसीव कर लेते हैं और अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, चल लेते हैं, बैठ लेते हैं, उठ लेते हैं, खाना खा लेते हैं। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो सोशल की हों, चाहे आइडियल्स की हों, चाहे आइडियल्स की हों, हम सारी चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं। उस लेवल पे जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का कंसेप्ट आ रखा है वो है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम। एक कैरिकुलम डिजाइन किया गया है ब्लाइंड पर्सन के लिए, जिसका नाम लिया जाता है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम। आपके सामने दिख रहा है ECC,
इसका कंप्लीट नाम होता है एक्सपेंडेड कोर कैरिकुलम। इसी कैरिकुलम का एक एरियाज है जो कि ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, जिसके ऊपर हम आज 3 दिवसीय यानी 3 डेज का नेशनल सीआरई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कंटिन्यू इस पे बात पे चर्चा कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि ओरिएंटेशन क्या है, मोबिलिटी क्या है, ओरिएंटेशन कैसे करें, मोबिलिटी कैसे करें, कैसे पहचानें कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। तो उसी के ऊपर इसी का ही एक एरियाज है जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी है। और ब्रेल, ब्रेल तो शायद सभी जानते हैं कि एक ब्लाइंड्स अगर बच्चा है तो उसके लिए हमारे लिए ब्रेल बहुत ज़रूरी है। बिना ब्रेल के हम ना तो कुछ पढ़ सकते हैं और ना लिख सकते हैं। और अगर हमें एजुकेशन में रहना है या एजुकेशन सिस्टम को समझना है, इसमें हमारी 2 चीज़ें हमें लेकर चलनी पड़ेंगी, लिखना और पढ़ना। और थर्ड पॉइंट्स आता है असिस्टिव डिवाइसेस, यानी हमें जितने भी इस तरह के विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या पर्सन हैं या व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए हमें असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरी है। बिना डिवाइसेस के हम कुछ भी काम को करने में असमर्थ हैं। यानी वो डिवाइसेस ही हमारे लिए एक विजन का रूप लेता है और हमें उस चीज़ को आगे चलने में हमारे लिए मदद करता है। सेंसरी स्किल, अभी जैसे हम काफ़ी लंबे टाइम से सुन रहे हैं, सेंसरी यानी सेंसेस को डेवलप करना है। मैं अपनी क्लास में भी बताता हूं कि जब हम खास करके जब हम इन बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं तो उनकी जो भी रिमेनिंग सेंसेस हैं, उन रिमेनिंग सेंसेस को इतना डेवलप किया जाता है कि उन्हें विजन की प्रॉब्लम नहीं पता चलती, उनको महसूस नहीं होता कि मुझे दिखता नहीं है। जैसे अभी एक सर आए थे, संदेश सर, आपने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड पर्सन थे, बट वो अपनी सारी जो भी उनको बोलना था, जो स्पीच देनी थी या जो उनको पीपीटी प्रेजेंट करना था, उन्होंने एक ब्रेल नोट टेकर के थ्रू सारी चीज़ें उन्होंने नोटेड कर रखी थी। वो लंच के बाद सेशन में अपना प्रेजेंट कर रहे थे सर, तो उसी नोट टेकर के जरिए अपनी सब कुछ सारी चीज़ें पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे थे और उसको रीड कर रहे थे। तो ये डिवाइसेस एक असिस्टिव ऐसे डिवाइसेस हैं जो उनकी पूरी जो भी उनके अंदर जो कमियां हैं, जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको फुलफिल करते हैं। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एडीएल्स हम एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स करते हैं। जैसे अभी मुझे बार बार आपको जाकर के मना करना पड़ रहा है कि आप प्लीज़ उस चीज़ को सुने। यानी आप सुबह से आकर के अगर आप शाम तक 5 बजे तक जो भी एक्टिविटी रवैया आपने करा, बात करने का, खाना खाने का, उठने का, बात को इग्नोर करने का भी है ना, कई बार मैं जाकर आपको पीछे बोला कि सर अभी आप लोग प्लीज़ थोड़ा सुन लें, तो उसके लिए भी आप 2 मिनट के लिए चुप हो जाते थे, फिर बोलना शुरू, जैसे मैं आगे आया फिर बोलना शुरू कर दिया। तो ये आप ये सभी एडीएल में ही आप वर्क कर रहे हैं, एडीएल से बाहर कुछ भी नहीं है इसमें। जो उस चीज़ को समझ रहा है उसको चुपचाप सुन रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है आपस में बातें किए जा रहे हैं। जबकि ये सेमिनार, ये वर्कशॉप जो आपको डिज़ाइन किया गया है आरसीआई के द्वारा, ये इसीलिए किया गया है कि आप एडॉप्टेड चीज़ें या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं, जो धीरे डेली रूटीन में कुछ एडॉप्ट हो रही हैं, आप उनको समझें और उसको यूज़ करें। क्योंकि ज़्यादातर हमारे साथ प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीच कर रहे हैं। तो उसका मकसद यही होता है सीआरई का मकसद ये नहीं होता कि आप पॉइंट्स ले लें बस। शायद परसों भी आप थे वहाँ पे, परसों के डेट में, तो सर बोल रहे थे कि सीआरई आरसीआई का मेन मकसद नहीं है। सीआरई आपको रिन्यू करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत है बस। रिन्यू आपको अपने आप को भी करना है, सर्टिफिकेट तो करना ही है, वो तो करेगा ही ऑलरेडी, नहीं आओगे तो भी करेगा। बट आप कितना रिन्यू हो रहे हैं, आप कितना अपडेट हो रहे हैं, ये आपको सीआरई का मतलब है। इसीलिए आरसीआई ने डिजाइन कर रखा है कि आप 5 ईयर्स में, ऐसा नहीं है कि ब्रेल एक बार डेवलप हो गया तो वहीं पे स्टॉप हो रखा है, उसको ओरिएंटेशन मोबिलिटी या मोबिलिटी केन या कुछ भी जो डेवलप हो गया वहीं पे स्टॉप हो रखा है। वो कुछ ना कुछ एडॉप्ट अपडेट हो रहा है, डेली ना डेली रूटीन में अपडेट हो रहा है। और वो अपडेट होकर के आप तक पहुंच पाएगा तब जब आप सीआरई अटेम्प्ट करेंगे। तब आपने 20 साल पहले आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, शायद अगर सीआरई इस लेवल पे ना आता तो आप कभी इस तरह से जुड़ते भी नहीं, अवेयर भी नहीं होते। तो इसका मकसद ये है सीआरई का कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें, वही है सीआरई। लेकिन आप उस चीज़ को जो है कितना सीरियस ले पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। और उसके बाद बात करते हैं सोशल स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल नॉर्मली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कहीं भी। शायद हमारे साथ अगर इस तरह के बच्चे होंगे, जैसे अभी 200 बच्चे हमारे पास आए थे जिनको हमने केन डिस्ट्रीब्यूट किया था, उनको इतनी बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप प्लीज़ सीआरई को सुन लें। एक बार में ही वो चुपचाप बैठे रहते थे। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, लगभग 200 प्लस ब्लाइंड पर्सन थे हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने केन रिसीव किया, लेकिन उनको इतनी बार मुझे नहीं बोलना पड़ता था कि आप प्लीज चुपचाप सुन लें।
तो वो ये उनके अंदर क्या एडजस्टमेंट है, सोशल स्किल्स है कि नहीं उनके अंदर। बट हमें क्या है, हम एक बार आपको बोल रहे हैं आप लेकिन दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को डिफीट है। वो हमसे ज़्यादा एक्टिव है कि बात को जो उन्होंने सुना उसको तुरंत अमल किया, ये उनके अंदर क्वालिटी है। तो इस तरह की हमें भी अपने अंदर क्वालिटीज लानी है कि आपके जो जितने भी हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं काफ़ी अपने टाइम अपना निकाल के आ रहे हैं, तो आप उनकी बात को सुने और उनको थोड़ा सा गौर भी करें कि एक्चुअली में है क्या, किस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि मेरा टॉपिक टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक सॉफ्टवेयर मैं बात करने वाला हूँ, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर CWSN फॉर विजुअली चैलेंज या विजुअल इम्पेयरमेंट्स, जिसमें सॉफ्टवेयर का यूज होता है जॉस। ये शायद आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, और ज़्यादातर लोग के यहाँ कंप्यूटर्स में जितने ब्लाइंड पर्सन यूज़ करते हैं वो जॉस को यूज़ करते हैं। और NVDA नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री सर्विस देता है, NIVH की साइट पे भी अपलोडेड है, आप फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ यही है कि जितने भी हमारे वर्ड या एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पे लिखे जाते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं, उनको वॉइस के थ्रू हम तक इन्फॉर्म करता है, हमारे तक पहुंचाता है। सोफा स्क्रीन एक्सेस फॉर ऑल, जो कि एक लो विजन्स के लिए यूज होता है, स्क्रीन को भी एक्सेस करता है, जितने भी हमारे स्क्रीन पर लिखे हुए नॉर्मल प्रिंट हैं उसको बोल्ड करके और उसको एक्सेस करता है और उन तक पहुंचाता है इनपुट। डेजी एक रिकॉर्डेड है सॉफ्टवेयर जो कि रिकॉर्ड्स करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। एंड ब्रेल इम्पोजर्स, आज के टाइम में ऐसा ज़्यादातर जो स्कूल हैं, पहले स्कूलों में क्या होता था कि हमें एक भी अगर ब्रेल प्रिंट, कई सारे बच्चे हैं तो अगर हमें उनको कॉपी राइट करना है तो उतने ब्रेल हमें लिखने पड़ते थे। आज हम एक ब्रेल लिखते हैं और उसको कई सारी कॉपियाँ प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्कूल में जितने टीचर्स हैं उनके लिए थोड़ा ईजी पड़ता है। ICT बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं जैसे स्मार्ट केन अभी मैंने दिखाया भी था कि स्मार्ट केन का वर्क क्या है कि वो अगर हम उसको केन में शिफ्ट कर लेते हैं तो आउटडोर के लिए यूजबल होता है, और केन से हटा देते हैं तो वो इंडोर के लिए यूजबल होता है, और हम उसको ये बहुत ईजी से आराम से उसको हम कैरी भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसका यूज़ करने का तरीका ये है कि अगर वो हमें वाइब्रेट करता है कोई बैरियर से, हमें अवेयर करता है कि सामने बैरियर्स हैं और उससे लिए हम पहले से रेडी हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेलर, जैसे भी मैं बता रहा था ना कि अब आज के टाइम में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, सभी ब्लाइंड पर्सन कर रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, और वो इजी भी पड़ रहा है उनके लिए। उतना ज़्यादा ब्रेल लिखना आप देखते हैं, जैसे हमारे साथ कई सारे से VI से भी जुड़े हुए हैं, कितना ब्रेल लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है, काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम सपोज मुझे एक पैराग्राफ लिखना है तो जितना हम प्रिंट में बहुत सेकेंडों में लिख सकते हैं, उसी चीज़ को अगर हमें ब्रेल में लिखना है तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो उसको आसान करता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेलर, जो कि ये बैटरी या लाइट से चलते हैं, और इसको हम टाइपराइटर मशीन का काम करता है, टाइपिंग का काम करता है। रीडिंग बोर्ड्स, आज के टाइम में जैसे लो विजन पर्सन हैं उनके लिए रीडिंग बोर्ड्स हैं। रीडिंग बोर्ड्स में क्या है कि वो भी लाइट या उसके बैटरी से चलते हैं, और उसमें जितने भी प्रिंटेड मटेरियल्स हैं अगर हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं तो वो हमें लार्ज में कन्वर्ट करके उस चीज़ को रीड आउट करता है, लार्ज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो एक किसी भी लो विजन पर्सन को देखने में बहुत सुविधा होती है। टेलीस्कोप हैं, टॉकिंग कैलकुलेटर्स हैं, टॉकिंग वॉच हैं। ऐसे कन्वर्टेड अडॉप्टेड किए हुए ICT डिवाइसेस हैं जो कि आज के टाइम में ब्लाइंड पीपल उसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली यूज़ कर रहे हैं। ICT बेस हैं, जैसे ICT हैव टू पोटेंशियल फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द लाइव्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। द यूज ऑफ ICT इन डिसेबिलिटी सेक्टर इन एसेंशियल इन रिड्यूसिंग द हैंडीकैपिंग इफेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। आज से जैसे ICT जो भी इंफॉर्मेशन है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे हमें मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कैसे वो ब्लाइंड पर्सन, कैसे ब्लाइंड पीपल फेसबुक या इसको व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप को कैसे यूज़ करते हैं। तो वो भी इसी जो अभी मैं बताया कि सॉफ्टवेयर्स हैं जॉस, उन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, और आज हमसे ज़्यादा काफ़ी एक्सपर्ट होकर के व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जैसे जो फेसबुक या उसके तमाम ऐसे ट्विटर्स जो आप यूज़ करते हैं उसको भी बहुत इजीली से वो यूज़ कर सकते हैं, और ये ICT के माध्यम को पूरा करता है। कुछ बैरियर्स हैं
बैरियर्स भी हैं जो उनको बीच में चैलेंजेस फेस करना होता है। वो बैरियर्स क्या हैं कि एक तो अवेयरनेस की कमी। ऐसा नहीं है जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि लगभग 100% ब्लाइंड सभी यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस की कमी है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कुछ जानकारी की कमी है। वो जो कमी है, जो गैप है बीच का, वही हमें दूर करना है। उसी चीज़ को हमें सीखना है, उसको गैप को ख़त्म करना है। और वो गैप ख़त्म करने का तरीका एक ही हो सकता है, यानी हम और आप मिल करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ जितने भी इस तरह के स्कूल में अगर कहीं विजिट करना का मौका मिल रहा है या सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ हम सीखें और कैसे उन तक पहुँचाएँ, ये आपका रोल है। और इनएक्सेसिबिलिटी कॉस्ट काफ़ी महंगा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज है आज के टाइम में, पुराने से काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। वो जब तक हम उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को खुद नहीं सीखेंगे, तब तक हम उस चीज़ को लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये बैरियर्स होती हैं जो कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी को फॉलोअप नहीं कर पाते हैं। ओवर टाइम द बैरियर्स, रेजिंग अवेयरनेस, डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। जो करंट टाइम में मैंने एक, जैसे सिंपल सी बात है, अगर हम खुद अगर हमारे पास किसी चीज़ को जानकारी होती है, जैसे सपोज मैं ब्रेल सीख चुका हूँ या मुझे टेक्निक्स आ चुके हैं, जो कल के टाइम में जो टेक्निक सिखाई गई कि कैसे आपको स्मार्ट केन को यूज़ करना है, फोल्डिंग केन को कैसे कैरी करके कैसे यूज़ करना है, स्टेयर से डाउन होना है, कैसे उसे ऊपर चढ़ना है, या हमें अपर या लोअर प्रोटेक्टिव सेंस किस तरह यूज़ करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है उनको। तो उस लेवल की जब मैंने ट्रेनिंग लिया, और सपोज आपको कभी भी इस तरह का मौका आया, तो शायद आप उनको ज़रूर इस तरह गाइड करोगे कि आपको ऐसे प्रोटेक्ट करना है अपने लोअर बॉडीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपर बॉडीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। जब हम खुद सीख जाते हैं तो उन तक पहुँचाने का एक सरल तरीका अपनाते हैं कि कैसे उन तक पहुँचाया जाए। एट ए डिफरेंट लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, हमें कैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंस्टीट्यूशन थ्रू प्रोवाइड होती हैं। जैसे भी मैं बात कर रहा था कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो हैं, बट बहुत कॉस्टली हैं, बहुत महंगी हैं, हर बच्चों के पास नहीं पहुंच सकती हैं। जैसे अभी कल एक नोट टेकर अभी बात कर रहा था सर, छोटे से नोट टेकर के साथ अपना सारी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब वो नोट टेकर का जो कॉस्ट है वो 40,000 एबव है, काफ़ी प्लस है, काफ़ी महंगा है, यानी सभी बच्चा इस चीज़ को कैरी नहीं कर सकता, ले नहीं सकता। तो उस जगह पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें कुछ जो डिवाइसेस हैं वो मिलते हैं और उसको लर्न करते हैं, बच्चे सीखते हैं। अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप नैब विजिट करें। अभी नैब में ये सारी डिवाइसेस वहाँ पे रखी हुई हैं, एक प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, कैसे बच्चे उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे अपने यूज़ में लाते हैं, आप देख सकते हैं कभी भी अगर आपको चांस मिलता है विजिट करने का। क्योंकि जो मोस्टली हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एमसीडी स्कूल में, गवर्नमेंट में, आप वहाँ उनके पास अगर बच्चा कोई मिल रहा है ब्लाइंड बच्चा, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी को लेकर के आपकी DSSB ने सिलेक्शन नहीं किया है, तो अगर सपोज वहाँ पे कोई ब्लाइंड बच्चा मिलता है तो आप उसको उसके साथ टाइम निकाल के विजिट करो स्कूल में। और हमारे अष्टावक्र स्कूल में भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे पास ब्लाइंड बच्चों के लिए काफ़ी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स हम आपको एक दिन की ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, और आप उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा सर्विसेज यही है कि बच्चों तक वो सारी मैसेज पहुँचने चाहिए। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे क्या है, जैसे ब्रेल है, कुछ कम्युनिकेशंस करने के लिए नोट टेकर्स हैं, लार्ज प्रिंट मटेरियल है, वॉइस कमांड्स हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, वो भी क्लियर बोलें जिससे उन तक बात को पहुंच सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें। टूल्स हैं कि टच स्क्रीन, जैसे कीबोर्ड को ज़्यादा से कीबोर्ड का इस्तेमाल बच्चे ज़्यादा करते हैं, माउस को हटा दिया जाता है। माउस क्योंकि क्लिकिंग होता है और बिना उसे विजुअल के आप उस चीज़ को क्लिक नहीं कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को, तो इसलिए उनके लिए ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। और कीबोर्ड, नॉर्मली कीबोर्ड नहीं चल सकता, एडॉप्टेड कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे लेटर्स हैं कीबोर्ड पे, उनको आप ब्रेल के फॉर्म में एडॉप्ट कर दें। ऐसा एडॉप्ट की हुई कीबोर्ड हमारे पास है जो कि अष्टावक्रा इस कॉलेज में है। जिस सारे कीबोर्ड्स को हमने अडॉप्ट कर रखा है ब्रेल के फॉर्म में। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जैसे बताया मैंने ना कि कुछ जैसे प्रिंटर मशीन है, अब ब्रेल प्रिंटर मशीन इतना इजीली नहीं है कि हर व्यक्ति के पास हो, तो आप इंस्टीट्यूशन बेस पे जो डिवाइसेस हैं, जो अडॉप्ट की हुई डिवाइसेस हैं, उनको आप ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे उनको यूज़ करना है उन तक पहुँचाएँ, वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। ऐसा
हमने एक सर्कल बना रखा है कि लर्निंग के लिए, जैसे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, कंट्रीब्यूशन, मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये सारे रोल हैं जो एनजीओस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू मिलते हैं, हमें कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you so much, sir, for such wonderful presentation and completing up this one time. Now, I request to our Deputy Director, ma'am, Ms. Sanjana Mittal, please come upon the stage to facilitate our guest present here. Along with ma'am, I request to Sandeep Upadhyay, sir, and Ms. Geeta Bhutani, please be on stage. Dr. Saurabh Roy. Dr. Saurabh Roy is an assistant professor in Jamia Millia Islamia, Delhi. And sir will present his views on the role of other sciences in the orientation and mobility training. Please make a huge round of applause for the sir. Now I request to Ms. Sanjana Mittal ma'am, Deputy Director of AIR SR, please facilitate the CRE coordinator of 3-day programming, Mr. Sandeep Pad. Now I would request Dr. Saurabh Roy, the Assistant Professor of Jamia Millia Islamia, Delhi, to present his views on role of other sciences in orientation and mobility training. Before the starting of this topic, I request all the dignitaries present here, please facilitate the Deputy Director of AIRSR, Ms. Sanjana Mittal, ma'am. Without her effort, we are nothing. This is all done because of her. I request Dr. Saurabh Roy, please facilitate ma'am with a momento. Now, I would request Dr. Saurabh Roy, the Assistant Professor of Jamia Millia Islamia, Delhi, to present his views on role of other sciences in orientation and mobility training. मेरे दिमाग में यहाँ जो टॉपिक दिया गया था उससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक मेरे दिमाग में गूंजने लगा, और जिसके लिए मैं जब 2011 में मेरी मुलाकात एक अमेरिकन एक्सपर्ट से हुई थी और उनसे जब मैंने जाना उस चीज़ के बारे में और उनकी खुशी और उनके देश में वो जिस तरह काम कर रहा है, उस चीज़ को सुनने के बाद 2011 से आज तक मेरे दिमाग में वो चीज़ बहुत एक इच्छा और बहुत खुशी के साथ है कि अगर वो मेरे देश, मेरे इंडिया में भी हो तो शायद मेरे लिए मेरा इंडिया उतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना बाकी विजुअली इंपेयर्ड और मेरे लिए अभी है। वो है व्हाइट कैन लॉ। क्या आप लोग जानते हैं व्हाइट कैन लॉ के बारे में? व्हाइट कैन लॉ ऐसा है, हम लोग ना थोड़ा इतने पीछे चल रहे हैं, 200 साल पीछे हैं। 200 साल की गुलामी क्या हो गई, हमें 200 साल पीछे ढकेल दिया गया था हर चीज के मामले में। तो क्या हुआ कि जिस टेक्नोलॉजी को आज दूसरे देश इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ आ तो गई है, लेकिन हम उसको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और बाकी देशों से हर महीने में उनकी टेक्नोलॉजी हमसे आगे है और हम अभी भी कह रहे हैं अरे कुछ वक्त तो लगेगा हम तक आने में। ऐसा हो रहा है ना, हर कोई ये फील करता है कि नहीं? लेकिन हम हैं तो इसी दुनिया में, तो हम क्यों नहीं उनके बराबर हैं? क्योंकि हम खुद उनको अपने बराबर महसूस नहीं करते हैं, इसलिए उनके बराबर नहीं है। अगर हम खुद को, अपने कानूनों को, अपनी जिंदगी को उनके बराबर करने लगें तो हम भी उनके बराबर हो जाएंगे। और उनमें से एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है रोड सेफ्टी, प्रॉपर्टी लॉज और आईपीसी में
डिसेबल्ड के लिए प्रोटेक्शन के लॉज का ना होना। आपने अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया है, उसमें कुछ लॉज आए हैं कि वो पनिशेबल ऑफेंस होंगे अगर डिसेबल्ड का अपमान किया, डिसेबल्ड के अधिकारों के खिलाफ काम किया। लेकिन इससे पहले ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की ही जरूरत क्यों पड़ी? ये आईपीसी में क्यों नहीं है? और आईपीसी में ऐसे लॉज क्यों नहीं है जो डिसेबल्ड को सेफ फील कराएं अपने ही देश में? क्यों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि सड़क पर चलते हुए व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल को कोई बड़ी गाड़ी वाला ठोक के जा सकता है, कुछ पैसा ही देना होगा ना, कुछ हर्जाना ही देना होगा ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उस ऑर्थोपेडिक के वक्त उसकी कोशिश और उसके बाद उसके ऊपर होने वाले साइकोलॉजिकल प्रेशर का अंदाजा किसी को नहीं होगा। आप उन विजुअली इंपेयर्ड्स के बारे में सोचिए जिनको विजुअली इंपेयर्ड होने के बाद भी कारण ही उनको किराए के मकान, पीजीज, हॉस्टल्स, इंक्लूडिंग घर खरीदने तक, दुकान खरीदने तक, प्रोफेशन में जाने तक से रोक दिया जाता है, परेशान किया जाता है। या विजुअली इंपेयर्ड छोड़िए, जो डिसेबल्ड हैं उनको अपनी सोसाइटी में ना घर लेने देंगे ना किराए पे रहने देंगे। क्यों? उनकी शक्लें देखने के बाद दिन मनहूस हो जाएगा। कुछ तो ऐसा भी मानते हैं, हम पीडब्ल्यूडीज को देखकर उनका दिन मनहूस हो जाएगा। इस वजह से तमिलनाडु के एक सोसाइटी ने पर्सन विद डिसेबिलिटीज को उनके सोसाइटी में घर खरीदने के बावजूद भी बाहर निकाल दिया, उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा। ऐसे समाज में आपको लीगल प्रोटेक्शन सबसे पहले चाहिए। ऐसे समाज में सड़क पर चलते हुए जो आम नागरिक है उसको रोड सेफ्टी तो है नहीं। हम जैसे को क्या है, हमें कह रहे हैं आपको शिक्षा का अधिकार है, स्कूल पर हम सड़क तो पार कर सकते नहीं है, गाड़ी उड़ा देगी ब्लाइंड को, हम स्कूल क्या जाएंगे? नौकरी जाने का अधिकार है, नौकरी में रिजर्वेशन है, नौकरी के प्लेस पे जाने के लिए सड़क पार करनी पड़ेगी, सड़क पर चलना तो पड़ेगा। वहां हमारी सेफ्टी तो इंश्योर है नहीं, हम कैसे नौकरी पे जा सकते हैं, कैसे नौकरी कर सकते हैं? उन चीजों की तरफ कभी सोचा जाता है क्या? अमेरिका हो चाहे दुनिया का कोई देश हो, पहले नहीं सोचते थे। चैरिटी, काइंडनेस के नजर से ही आज भी देखा जा रहा है, कल भी देखा जा रहा है और देखा जाएगा हमेशा, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी को सबसे लास्ट में रखा जाता है किसी भी राइट्स को देने के मामले में। और जब दे दिया जाता है तो बहुत एहसान फील कराया जाता है, अरे देखो हमने तुम्हें ये दिया है, ये तुमने दिया नहीं है, ये तुम्हें देना पड़ेगा। जब तक ये डिसेबल्ड फील नहीं करेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज फील नहीं करेगी और वो अपने अधिकार नहीं ले लेंगे, तब तक वो परेशान ही रहेंगे। तब तक उनके लिए आपको सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस करना ही पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सेनेटर स्कॉल की हत्या। मैं उसे हत्या कहता हूं, लोग उसे एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, मैं उसे मर्डर कहता हूं। जब तक अमेरिका में व्हाइट कैन लॉ इंडिया की तरह ही प्रिंसिपल लॉ था, जब कोई केस, कोई एक्सीडेंट किसी ब्लाइंड या डिसेबल्ड का होता था, उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, फिर कोर्ट व्हाइट कैन लॉ प्रिंसिपल के आधार पर जजमेंट देता था, हमारे तरह जैसे हमारे अभी इंडिया में है। लेकिन जब अमेरिका में सेनेटर स्कॉल को रोड क्रॉस करते समय कुचल कर मार दिया गया, उस दिन से अमेरिका में एक भूचाल सा आ गया कि जब देश का सेनेटर, सीनेट अमेरिका की उच्च सदन है ना, जब उसका सदस्य एक ब्लाइंड सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी के डिसेबल्ड कैसे सुरक्षित हैं? तब जाके उन्हें एहसास हुआ। तो मुझे लग रहा है हमारा कोई डिसेबल्ड जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा,
और वो किसी सड़क दुर्घटना में मरेगा, तब शायद हमारे देश की सरकार और समाज और जनता जागेगी, और तब व्हाइट कैन लॉ इस देश में लागू होगा ठीक से। क्या इस बात का इंतजार कर रही है सरकार, या ये देश, या इस देश के नागरिक? हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे देश में व्हाइट कैन लॉ आए रोड सेफ्टीज में, ताकि अगर सड़क पर कोई व्हाइट कैन से रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसको हिट नहीं कर सकते, आपको अपनी गाड़ियां रोकनी ही होंगी। ये लॉ है, ये कानून है। अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो आपको पूरा हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा, साथ में आप पर लीगल एक्शन होगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे लॉज इंडिया में अगर होंगे तभी सही मायने में आपके देश की सड़कें, जो ये आज अजीब तरह की दिखती हैं, वो थोड़ी दुरुस्त हो जाएंगी। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा सजा से डर लगता है, क्योंकि वो एक शायर ने कहा है ना, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। क्योंकि बहुत जरूरी है वो कांटे जो इन इंसानी फूलों को बचा सकें। आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर प्रॉपर्टी लॉज में ये चीज आ जाए कि आप डिसेबल्ड्स को प्रॉपर्टी खरीदने और प्रॉपर्टी किराए पे लेने या शॉप खरीदने या शॉप में बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हैं, तो कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में खुल जाएंगे। और एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी जहां आप समझिए कि आपके घर के पड़ोस के बगल में विजुअली इंपेयर्ड या कोई डिसेबल्ड अपना मकान ले रहा है, किराए पे रह रहा है, वो सारी चीजें हो सकेंगी। ओके ओके, थैंक यू। तो इस तरह की चीजें होना बहुत जरूरी है, इस तरह के लॉज होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे देश में वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन, सुरक्षा। और वो जब सुरक्षा आपको मिलेगी, देखिए बहुत आसान सी बात है, एक होती है विश पावर और एक होती है विल पावर। एक विश पावर कहते हैं कि हमारी इच्छा से कुछ अच्छा लगता है काम करना, पढ़ना। हर व्यक्ति, दुनिया का जो भी इंसान है, कोई ऐसा है जिसे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, लेकिन वो डरता है। और उन सड़कों पर चलने से, मुझे खुद दिल्ली की सड़कों से बड़ा डर लगता है, और पहले भी लगता था। मैं दिल्ली कभी ना पढ़ने आना चाहता था, नौकरी करने। मगर किस्मत में कहते हैं ना, वो शाहरुख खान क्या कहता है, वो कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ है, जिस चीज को आप शिद्दत से ना चाहो वो आपके पीछे ही पड़ जाती है। तो दिल्ली मेरे पीछे ही पड़ गई, ऐसे ही पड़ गई कि मेरी नौकरी यहीं लग गई। अब मैं एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता हूं कि भाई मेरे को ना इन सड़कों को झेलना पड़े। मैं रिक्शा कर लेता हूं, ऑटो कर लेता हूं, छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए भी कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे फियर है, अपना फियर नहीं, किसी और के पागलपन का फियर, किसी और की जो जिसे कहते हैं ना गड़बड़ी का फियर, कि कोई और गलती करेगा और नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। कोई लॉ नहीं पूरा करेगा, कानून नहीं मानेगा, नियम नहीं मानेगा, नुकसान मुझे झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं वो सारे खर्चे करता हूं, जबकि वो मेरे को करने से मेरा ही नुकसान होता है। लेकिन क्या करूं, सुरक्षा नहीं है। तो इसीलिए मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आपके अपने दिमाग में और आपके ये मैसेज इस मंच से गवर्नमेंट को जाए, उन इंस्टीट्यूट्स को जाए जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि देश में अगर पीडब्ल्यूडीज के लिए राइट्स रिजर्व कर रहे हो तो सबसे पहले उनके प्रोटेक्शन का राइट रिजर्व करो, जो इन प्रिंसिपल कोर्ट में ना रहे कि जब कोई डिसेबल्ड चोट खा जाए या मर जाए तब जाकर के कोर्ट में उसका फैसला इंसाफ हो। उससे पहले उसे सड़क पर चोट लगने और मरने से रोक लिया जाए, बचा लिया जाए।
और ये व्हाइट कैन लॉ है जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी में विल पावर इंक्रीज करेगा। हर डिसेबल्ड को ये ताकत देगा कि वो सड़क पर चल सके, वो अपने इच्छा के काम कर सके, वो अपने प्रोफेशन कर सके, वो पढ़ाई कर सके। और उस हर विजुअली इंपेयर्ड को जिसको ये बात का डर है कि मैं तो सड़क पे जा ही नहीं सकता, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है, उसे ये यकीन होगा कि अगर मॉरली इस देश के हर नागरिक को यह समझाया जाएगा कि अगर आप सड़क पर हैं और आपको कोई विजुअली इंपेयर्ड दिखाई देता है तो आप एज अ प्रिंसिपल, एज अ मॉरल, आप उससे पूछ लें कि क्या उसे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। नो हेल्प, नीड सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर वो आपसे मांगता है और आप सही समझते हैं तो आप उसको जरूर करें। ये मॉरली, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं ना कि बेटा गुड मॉर्निंग करो, उस तरह वो सिखाएंगे कि बेटा कोई भी डिसेबल्ड दिखाई दे, कोई भी विजुअली इंपेयर्ड सड़क पे दिखाई दे और आपके पास थोड़ा समय है तो उससे एक बार जरूर पूछें कि आपको सपोर्ट की आवश्यकता उसको तो नहीं है। ये मॉरली हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, इन देशों में जहां व्हाइट कैन लॉ है वहां ये मॉरली सिखाया जाता है। ऐसे कई देशों में ये मॉरली सिखाया जाता है। ये चीजें आपके समाज के अंदर दो और खास चीजों को जन्म देती हैं। एक, डिसेबल्ड्स के प्रति इंफीरियरिटी को खत्म करना, और दूसरा, उनको अपने बराबर समझना और उनको बराबर समझकर उनसे कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ उनके साथ हेल्दी रिलेशन रखने की। कहीं ना कहीं आज भी ये भावना है, अरे ये डिसेबल्ड, इनको रिजर्वेशन मिलता है, हम उसी कैटेगरी में डाल दिए जाता है, ये रिजर्वेशन वाले हैं, रिजर्वेशन से ही फायदा होता है इन्हें। लेकिन क्या रिजर्वेशन हमें फायदा इसलिए देता है कि हम डिसेबल्ड हैं, या डिसेबल्ड को इतना दबाया, कुचला और पीछे छोड़ दिया गया है कि वो कोटा आप अपने जिंदगी में, क्या आपके पूर्वज जिंदगी में जितने काम करके गए हैं, आपके वंशज भी जितने सपोर्ट करके जाएं, वो आपका पुराना किया काम कभी भर नहीं पाएगा। इसलिए इंसान बनकर इंसानियत कर निभाना और सभी को इंसानों जैसा समझना, बीइंग ह्यूमन बीइंग समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब तक डिसेबल्ड्स को, पीडब्ल्यूडीज को, विजुअल इंपेयर्ड्स को ह्यूमन समझा ही नहीं गया। या तो उन्हें खत्म कर दिया गया, या फिर उन्हें एक चैरिटी के रूप में इस्तेमाल किया गया, या फिर उन्हें एक टोकन ऑफ सरप्राइज के रूप में इस्तेमाल किया गया। आज भी कहते सूरदास बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे, इतने बड़े थे कि बहुते बड़े थे। अरे भाई, इंसान था वो, इंसान। ऐसा बना दिया कि आज अगर हम रेलवे स्टेशन पे चले जाएं या ऐसे किसी लोकल मार्केट में चले जाएं तो कोई भी व्यक्ति कह रहा है सूरदास साइड हट जाओ। अबे मेरा नाम सौरभ राय, सूरदास नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। है हर ब्लाइंड उन लोगों के लिए क्या बन गया? सूरदास। आम कॉमन लैंग्वेज में हर ब्लाइंड को सूरदास है, सूरदास है, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, सूरदास आ रहा है। सूरदास नहीं है जी। और ये बात मैं हर बच्चे को बोलता हूं, भले मैं सूरदास जयंती में भी बच्चों को यही समझाता हूं कि जब आपको कोई सूरदास कहे तो टोको, मेरा नाम है, आई एम नॉट सूरदास। ये चीज टोकन ऑफ सरप्राइज, टोकन ऑफ हाई पर्सन बनाकर भी यूज किया गया। और आज हमें बोला जा रहा है आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, और आप अपनी डिसेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। हम अपनी डिसेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं, तो आप अपनी ह्यूमैनिटी का फायदा क्यों नहीं उठाए? आप तो ह्यूमन उस जमाने से हैं जब से हम डिसेबल्ड नहीं हैं। हम तो एज अ डिसेबल्ड आज हैं। आपके तो पूर्वज न जाने कब से ह्यूमन हैं। आप ह्यूमन आज भी नहीं बन पाए, हम तो खैर डिसेबल्ड ही हैं। तो ये समझने की जरूरत है, चाहे पब्लिक हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सब ये समझें और इंडिया में व्हाइट कैन लॉ आए, नॉट इन प्रिंसिपल। मैं बार बार यही कहता हूं, नॉट इन प्रिंसिपल।
ये रोड सेफ्टी लॉ में आना चाहिए, प्रॉपर्टी लॉज में आना चाहिए और आईपीसी में आना चाहिए, ताकि सही मायने में प्रोटेक्शन मिले। वो जो रोड पे सड़क पर गाड़ियां चलती है ना, उनमें जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, उन्हें सड़क पर चलते डिसेबल्ड की सही तकलीफ नहीं समझ में आती है। एक बार उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर हमारे जितने बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद लोग हैं जो कानून बनाते हैं, इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर या इनके पैर में रस्सी बांधकर इनसे प्लीज कह दो कि एक बार मथुरा हाईवे पार कर दो, पार करके दिखा दो। मेरा तो चैलेंज है पूरी संसद को कि अगर आप आंख पे पट्टी बांधकर हाथ में छड़ी लेके मथुरा नेशनल हाईवे पार करके दिखा दो, मैं भी मान जाऊंगा तुम्हारे देश में हर डिसेबल्ड सुरक्षित है। अगर ये संसद स्वीकार कर ले तो नहीं कर पाएगी। और यही मैं कहता हूं कि हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस देश में व्हाइट कैन लॉ हो। अगर आपको इतनी सारी टेक्निक्स जो इस प्रोग्राम में आपको सिखाई गई होंगी, जो बताई गई होगी नॉलेज कि ऐसे चलना चाहिए, छड़ी का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, सेंसेस का ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब है काम का। लेकिन वो सब काम का तब है जब आप तो ठीक रहे, दूसरे भी लॉफुल रहें। वो बदतमीजी करते रहेंगे तो आप कितनी भी अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करें, आपकी टेक्निक्स का कबाड़ा हो जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, कोई गलती तो नहीं है ना, नहीं ना। तो चलिए, अभी थोड़ा किसी ने यहां पर एंकर स्टेज से बोला गया था कि अदर सेंसेस के बारे में बात करें, ओरिएंटेशन मोबिलिटी के। ओरिएंटेशन मोबिलिटी के जो अदर सेंसेस है ना, वो सबसे पहले आपका काइनेस्थेटिक सेंस हेल्प करता है। काइनेस्थेटिक सेंस एक ऐसा सेंस है जो आपका सुरक्षा कवच है, आपके नर्व्स, बॉडी के हर नर्वस सिस्टम में फैला हुआ है। चाहे कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, चाहे ह्यूमन हो, कभी भी उसको जब डर लगता है तो आपकी बॉडी आपसे तेज रिएक्ट करती है। अगर आप सुई को छूने जा रहे हो तो एक बार को आपका हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है। आंख को टच करने जा रहे हो, बहुत सावधानी से आपका हाथ आगे बढ़ता है। आपका दिमाग उसको कंट्रोल नहीं करता, आपका हाथ की नर्वस सिस्टम ही उसको डील कर लेती है। आप पानी में डूब रहे हो, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके हाथ पैर कितनी तेजी से चल रहे होंगे। ये जो आपका नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा पावर है, काइनेस्थेटिक सेंस, यही आपको ओरिएंटेशन मोबिलिटी में हेल्प करता है कि आपको कई जगह बचाता है। आप हवा के दबाव को समझ लेते हैं एज अ विजुअली इंपेयर्ड। आप डेफ ब्लाइंड होने के कारण हवा के दबाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, अपने इको स्पेस को समझ लेते हैं। अगर सामने से कोई चीज आ रही है तो उससे जो आने वाला एयर और फोर्स है उसको समझ लेते हैं। इस चीज की वजह से आप बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, या दीवार से टकराने से, या गाड़ियों से टकराने से, या चीजों ऑब्जेक्ट से टकराने से। या फिर आपको महसूस हो रहा हो, कई बार आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे, वो डंडों पर खड़े होते हैं, इतने ऊंचे होते हैं, माथे से टकरा सकते हैं, हेड से आपके टकरा सकते हैं, लेकिन आप पूरे बीच से निकल सकते हैं और हम निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका काइनेस्थेटिक सेंस एक्टिव है तो आपको महसूस होगा कि आपके पूरे बॉडी पे तो एयर प्रेशर आ रहा है लेकिन आपके फेस पर नहीं आ रहा है। आप टकरा सकते हैं किसी चीज से और उस वक्त आप रुक जाते हैं। एग्जाम्पल दूं, मैं अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा था एक बार पैदल, और कोई साधन नहीं मिला तो मैं पैदल ही धीरे धीरे जाने लगा, और मेरे पीछे मेरे ही ऑफिस का एक क्लर्क आ रहा था। अगले दिन उसने जाकर मेरे एक साथी से बोला, तुम जानते हो वो ब्लाइंड नहीं है, उसको दिखाई देता है। पूछा कैसे तुम्हें पता चला? क्या है यार, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, पहली गाड़ी आई वो रुक गया, फिर उसने गाड़ी को ठोक के देखा, फिर आगे बढ़ा। एक ट्रक आया, वो उसके ऊपर भी रुक गया, ट्रक को ठोका, फिर आगे बढ़ गया। फिर एक और मोटरसाइकिल थी, बहुत नजदीक पहुंच गया, फिर भी रुक गया, टकराया नहीं। तो उसने कहा, अरे बेवकूफ, तू
दुआ कर रहा था क्या, टकरा जा टकरा जा टकरा जा। अगर वो रुक गया तो इसमें तो वो उसकी मतलब क्षमता है, उसकी क्वालिटी है कि वो इतना नजदीक आके भी रुक गया, टकराया नहीं। क्या ये भी होता है क्या ब्लाइंड्स में? ये नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति में काइनेस्थेटिक सेंस होता है कि अगर आप बैक साइड भी जा रहे हैं और आपको बहुत नजदीक कोई दीवार या कोई चीज आ रही है और आपको पीछे से कोई फोर्स सा महसूस हो रहा है, तो आप रुक जाते हो और चेक करते हो पीछे कोई है तो नहीं। होता है कि नहीं महसूस? तो वो हमारे अंदर भी है, बस वो हमारा थोड़ा शार्प है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग या बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से। दूसरा ऑडिटरी, ऑडिटरी बहुत बेस्ट सेंस है ओरिएंटेशन मोबिलिटी में। अगर ऑडिटरी सेंस आपके पास है तो ये समझ लीजिए कि आपका ऑडिटरी सेंस आपको पूरे एरिया की सबसे बढ़िया ओरिएंटेशन देता है। और इसीलिए कहते हैं ओरिएंटेशन अगर आपको अपने एरिया का है तो आपकी मोबिलिटी सबसे बेस्ट तरीके से होगी। इसीलिए ओरिएंटेशन के लिए सबसे पहले हम ईयर पर डिपेंड होते हैं, बीइंग अ विजुअल इंपेयर्ड। कहाँ से आवाज आ रही है, एक मशीन की आवाज इधर से आ रही है, ये पंखा चल रहा है, कुछ हो रहा है, या सामने से कुछ लोग बोल रहे हैं तो ऑडियंस सामने ही बैठी होगी, ठीक है। मेरे पीछे बोलते तो शायद मैं पीछे खड़ा होता, ठीक है, मुंह घुमा के। और ऐसा एक उदाहरण है कि एक बार एक हरियाणा के एक ब्लाइंड कवि और एक साइटेड कवि दोनों थे, दोनों में कंपटीशन होता रहता था। तो दोनों ने, जो साइटेड कवि थे उन्होंने एक बार परेशान हो गए उनसे, उन्होंने कहा चलो 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 तो मैं तुम्हें एक कवि सम्मेलन में लेके चलता हूँ। कि ठीक है। वो ले गए उनको और उनको सड़क के किनारे बैठा दिया और सामने सड़क पर 10-12 लोगों को बैठा दिया कि यार जब पब्लिक थोड़ी सी कम आई है और हमें इन्हीं को सुनाना है। तो उन्होंने सुनाने लगे। तो पहले मैं सुना देता हूँ फिर तुम सुनाना। पहले उन्होंने एक कविता कही, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम एक मत सुनाना, 4-5 सुनाना। वो भी धुन में सुनाते चले गए ब्लाइंड कवि। तभी उस सड़क पे साइड से एक बग्घी आ रही थी, मतलब बैलगाड़ी। तो वो चिल्लाने लगा, अरे क्या कर रहा है, भीड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा? कहे कहाँ महाराज, सड़क है, मैं तो सड़क पे चला रहा हूं। तब उनको पता चला क्योंकि तब तक वो सारे जो सुनने वाले श्रोता थे वो गायब हो गए थे। तो हमें तो ऑडिटरी सेंस है, हमें सुना, सामने लोग बैठे हैं बोल रहे हैं, अच्छा लगा, हम सुनाने लगे। अब मैडम ले जाके हमें वहां खड़ा कर देती, हम दीवार को सुनाने लग जाते। तो ओरिएंटेशन जरूरी है ना मोबिलिटी के लिए, कहीं भी एनवायरनमेंट को समझने के लिए। तो ऑडिटरी सेंस हमें ओरिएंटेशन देता है अपने माहौल को समझने में, इसलिए मोबिलिटी करना आसान हो जाता है। और यही डेफ ब्लाइंड की छड़ी पर वो जो रेड मार्क है, वो उसकी वजह यही है कि उनको ओरिएंटेशन नहीं मिल पाता है ऑडिटरी सेंस द्वारा। इसीलिए उनकी छड़ी पर रेड मार्क बनाया जाता है ताकि लोग समझ लें भैया तुम्हारे हॉर्न बजाने से वो नहीं हटने वाला, तुम ही रुक जाओ। लेकिन समझता कौन है? यहां तो पता ही नहीं है कि छड़ी पर रेड मार्क होता ही क्या है, क्यों है। अपने बीएड के बच्चों से पूछ लो, उनको ही नहीं पता होता। पहली बार जब वो छड़ी देखते हैं, क्या सर ये क्यों है सर, और इसमें ये क्यों नहीं है सर। मैंने कहा तुम इंडियन नहीं हो ना, ठीक है, अच्छा है, हम ही बता दे। अब इन जैसे लोगों को नहीं पता है तो इस सड़क पे तो हमें उड़ा देंगे, डेफ ब्लाइंड को उड़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए रोड सेफ्टी लॉ जरूरी है। फिर आपका स्मेल बड़ा कमाल का सेंस है, ये डिस्टर्ब भी करता है और ये सपोर्ट भी करता है। डिस्टर्ब इस तरह की, कई बार मुझे परेशानी हो जाती है जब मेट्रो में मैं जाता हूं, तब ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी सीलन भरी जगह पे आ गया हूं, ऐसी स्मेल आती है कि पूछो नहीं। और उसके बाद स्मेल बदलती भी रहती है। और जब मुझे ले जाके वो स्कॉट, वो पहले वाले क्या नाम है, महिलाओं वाले डब्बे में बैठा देता है, तब तो मुझे ऐसा फील होता है मैं शायद इत्र के बाग में खड़ा हूं। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, हैं? इतनी डिफरेंट टाइप की स्मेल,
इतनी सेंट की पूछो नहीं। सांस लेना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार तो। और फिर बड़ा आसान भी हो जाता है कई बार कि जैसे हम खड़े हैं कहीं पे और बगल से कोई गुजरा, तो अगर ज्यादा सेंट मारे हैं और वो लड़का भी है तो भी हमें लड़की ही पता चलता है। और कहीं बाग में चले गए तो अपने आप बहुत आसानी से पता चल जाता है, हाँ भाई ये गुलाब का फूल की स्मेल आ रही है, ये गेंदे की आ रही है, इधर से आ रही है, उधर से आ रही है। और कई बार कूड़ेदान के पास पहुंच गए, अरे बाप रे कहाँ पहुंच गए, चलो चलो साइड हटो। तो स्मेल बड़ा डिस्टर्ब भी करता है और बड़ा हेल्प भी करता है, सपोर्ट भी करता है आपको अपने एनवायरनमेंट में ओरिएंटेड होने के लिए। और बड़े मजेदार सेंस है ये, अगर अपनी पे आ जाए तो इंसान को बड़ा ही परेशान कर सकता है। वो क्या, हम लोग ब्लाइंड लोग हैं, अब कहीं भी चले जाते हैं तो क्या कभी कभी खाने की स्मेल्स, ठीक है, महसूस की होगी आपने। पराठे वाली गली में चले जाओ तो चाहे जितना पेट भरा हो भूख लगी जाती है, हैं? और ऐसा लगता है अब तो पहुंच ही जाओ। मिठाई की दुकान में जाओ, बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही हो, उसकी खुशबू आ रही हो, तो फिर आदमी सोचता है यार एक आध जलेबी खा लेते। लेकिन क्या करें, फिर घर में जाके वाइफ कहेगी जलेबी खा के आए हो हैं, फिर मीठा। मीठा खाने से मना किया गया है, मोटे हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन स्मेल जो है वो आपको मजबूर कर देती है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये डिस्टर्ब भी करती है और ये आपको ओरिएंट भी कराती है, ठीक है। अपने खतरे से भी आप बच जाते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, डॉग्स आपने आसपास कभी फील किए हैं, डॉग्स या एनिमल्स। डॉग्स और एनिमल्स अगर नजदीक आए तो एक अजीब सी स्मेल आती है उनसे। और अदर एनिमल्स को भी अगर फील कर लो, जैसे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़ों से भी स्मेल्स आती हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बच जाते हो। अरे यहाँ पे कीड़े हैं, यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं, स्मेल आ रही है, थोड़ा साइड हट जाओ। कई बार कुत्ते जमीन पे बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, तो उनकी स्मेल से ही समझना पड़ता है कि यहाँ आसपास कुत्ता जरूर होगा और रुक जाओ, वरना उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और फिर वो काट लेगा। मुझे ऐसे हैवी जूते इसलिए पहनने पड़ते हैं, वरना वो मैं उसको चढ़ता हूँ, वो मुझे काटता है, फिर वो मेरे जूते की वजह से मैं बच जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं लाठी चला देता हूँ, फिर वो भाग जाता है। तो आपको अपना स्मेल सेंस बहुत डिस्टर्ब भी करता है, बहुत सपोर्ट भी करता है, बड़ा मजेदार सेंस है। फिर गैस्टेटरी ओरिएंटेशन मोबिलिटी में, गैस्टेटरी सेंस केवल ओरिएंटेशन का हिस्सा है, मोबिलिटी का हिस्सा नहीं है। गैस्टेटरी सेंस आपके केवल ओरिएंटेशन का हिस्सा है, मोबिलिटी का हिस्सा नहीं है। ये एकदम फिक्स करके दिमाग में रख लीजिए, मोबिलिटी का इससे कोई रोल नहीं है। हाँ, एक रोल हो सकता है, अगर मिर्ची खा ली तो पानी पीने के लिए भाग सकते हैं, है ना। मिर्ची खाने के लिए, पानी के लिए भागना पड़ेगा ना मिर्ची खा के, क्योंकि गैस्टेटरी सेंस बताएगा ये तीखा है, भागो, पानी के लिए ढूंढो। तो गैस्टेटरी सेंस का ओरिएंटेशन के अलावा कोई रूल नहीं है। और हम ये तक हम किन किन की बात कर चुके हैं, काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, और गैस्टेटरी। अब दो बचे हैं, दो कौन कौन से बचे हैं? टच, एक टैक्टाइल सेंस, टेक्चुअल सेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन के लिए भी और मोबिलिटी के भी। क्योंकि अगर टेक्चुअल सेंस हमारी ठीक नहीं है तो हम स्टिक के द्वारा आने वाले वाइब्रेशन और स्टिक को कंट्रोल करना वो नहीं कर पाएंगे। घास वगैरह में जाते हैं, स्टिक बम्प करती है। वीजी मार्केट में अगर हम स्टिक को ठीक से नहीं रखें तो वो हमें कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, किसी और के पैर में घुसेड़ देंगे लंबी अगर चलाएंगे तो। इसलिए हमें उसको सही से ऑपरेट करने के लिए हमारा टेक्चुअल सेंस बहुत ही एक्टिव और बहुत ही मजबूत रहना पड़ता है। हवा के सेंसेशन हमारी स्किन पर ही टच होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी स्किन पर टच होता है, इसीलिए हमारी स्किन का बहुत ही एक्टिवली टेक्चुअल सेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये हमारे ओरिएंटेशन के साथ साथ हमारी मोबिलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस है। और उसके बाद आता है रिमेनिंग विजन।
लोग कहते हैं विजन सेंस, लेकिन अगर जो विजुअली इंपेयर्ड हैं उनमें कई रिमेनिंग विजन वाले होंगे, और अगर किसी अदर डिसेबल्स हैं, अदर पीडब्ल्यूडीज हैं, सीडब्ल्यूएसएन हैं, तो उनमें ये विजन काम करती है। उनके लिए जो विजुअली इंपेयर्ड नहीं है किसी भी टर्म्स में, उनके लिए ये 80% इंफॉर्मेशन देने का काम करती है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो या किसी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के हों। उनको 80% इंफॉर्मेशन विजन ही देती है। इसीलिए मैं इसकी बात सबसे लास्ट में कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है उन लोगों को जिनके पास विजन है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास विजन नहीं है, उनके लिए भी ये एक कंडीशन आती है रिमेनिंग विजन की, रिमेनिंग विजन की। और ये भी आप जान लीजिए कि जैसे जितने भी डेफ हैं जो हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हैं, उसमें एक बहुत बड़ा नंबर उनका होता है जिन्हें थोड़ा सा सुनाई देता है, थोड़ा सा साउंड वाइब्रेशन आता है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल साउंडलेस हो, बहुत कम साउंड वाइब्रेशन भी मिल रहा है लेकिन उनको मिल रहा होता है, इसलिए रिमेनिंग ऑडिटरी के भी कहते हैं उन्हें। और ऐसे बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड भी हैं जिनकी रिमेनिंग विजन होती है, बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड, चाहे उन्हें लाइट परसेप्शन, कलर परसेप्शन क्यों ना हो, वो उनकी रिमेनिंग विजन ही उनकी पावर होती है। वो उसी से बहुत कुछ सारे काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रिमेनिंग विजन को एक सेंस माना जाता है, और इसीलिए विजुअली इंपेयर्ड की फील्ड में विजन स्टिमुलेशन और रिमेनिंग विजन का यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और ये आपके ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए उतना ही ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल कराते हैं जितना वो कर सकते हैं। तो अगर रिमेनिंग विजन काम करेगी तो वो इस तरह से सपोर्ट करेगी कि वो आपके लिए उन 80% इंफॉर्मेशन लॉस में कुछ इंफॉर्मेशन कोई रिकवरी की तरह होगी, और उस इंफॉर्मेशन की रिकवरी थोड़ी भी बहुत हुई तो हमारी जो टैक्टिक्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी स्किल्स है, जिनके थ्रू हम ओरिएंटेशन मोबिलिटी करने वाले हैं, वो और एनहांस हो जाएंगी और अच्छे से हम कर पाएंगे और वो एम्पावर हो जाएंगी टैक्टिक्स। इसीलिए ये कहा जाता है विजुअली इंपेयर्ड की फील्ड में कि विजन स्टिमुलेशन ट्रेनिंग और उससे पहले फंक्शनल विजन असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंसान की फंक्शनल विजन, वो आप गए क्लिनिक में, डॉक्टर ने मशीन लगाई, ऑप्टिमेट्रिस्ट ने चश्मा लगाया और नंबर दे दिया, वो नहीं। अगर आप लाइन पे चल पा रहे हैं कि नहीं, येलो लाइन पे चल पा रहे हैं कि नहीं, कलर्स स्कैन कर पा रहे हैं कि नहीं, कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, ऐसी एक्टिविटीज अगर आप कर पा रहे हैं तो आपकी फंक्शनल विजन काम कर रही है। क्लिनिकल विजन नहीं, फंक्शनल विजन की बात है। और इसी को स्कूल में फंक्शनल विजन को असेसमेंट करके बच्चों की रिमेनिंग विजन को एम्पावर किया जाता है, ताकि वो ओरिएंटेशन मोबिलिटी में भी हेल्प करे और उनकी एकेडमिक और कंपनसेटरी स्किल्स को भी हेल्प करे। और ये हैं वो 6 अदर सेंसेस के रोल ओरिएंटेशन मोबिलिटी के। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for the valuable insights, for awaiting the students about the different topics. Now I would like to request Ms. Sanjana Mittal, Deputy Director of AIR-SR, please come upon the stage for the further proceeding. So I take this opportunity for presenting vote of thanks for this 3-day CRE program. I would like to thank the speakers for the plenary session number 1, that was Dr. Sudeep Kumar Dubey, Course Coordinator from Durga Bhai Deshmukh College, Ms. Kala Negi, Coordinator of Early Intervention and Infant to Toddlers in Saksham, Ms. Chilki Singla, Assistant Professor in LD Department from Ashtavakra Institute, Mr. Jitendra Srivastav, Assistant Professor HI Department,
Mr. Rajneesh Arya, TGT Special Education Teacher, Inclusive Education Branch, Directorate of Education. Ms. Bansa Verma, Assistant Professor from VI Department. And for the second day CRE participants, I would like to give a vote of thanks to Mr. Anil Kumar. He is a resource teacher from National Association for Blind, Sector 5, RK Puram. Mr. Dinesh Bindal, Assistant Professor from VI Department. Mr. Pramod Kumar, Assistant Professor from Mystery Devi Rehabilitation Center. Mr. Sandesh Kapoor, Assistant Teacher, JPM Senior Secondary School for Blind. Mr. Virender Kumar Tyagi, Assistant Professor, Durgabai Deshmukh College of Special Education. Ms. Renu Mohan, Course Coordinator from Amar Jyoti Rehabilitation Center. And for the third day CRE programs, the speakers of the day, I would like to present my thanks to Ms. Pareen, Assistant Professor from JPM Senior Secondary School. Dr. Sultan Singh, Assistant Professor, Lady Irwin College. Mr. Ram Tirath Prajapati, Assistant Professor from VI Department, Ashtavakra Institute. Ms. Shilki from LD Department. Mr. Narendra Jha, Research Associate Professor from Durgabhai Deshmukh College. Dr. Saurabh Rai, Assistant Professor from Jamia Millia Islamia. Ms. Radha Rawat, Assistant Professor from HI Department, Ashtavakra Institute. So I would like to present a vote of thanks for them. And I am grateful and thankful for sharing your all expertise with us. I'm also thankful to the CRE participants, the ones who are remaining, keeping their patience. They are still over there with us. I would like to thank all the faculty members of Ashtavakra Institute, the ones who are working in front and the ones who are working at the back, also backstage. I would like to thank them. I would like to thank the entire technical team of Ashtavakra Institute and Technia Group of Institution. Without their support, this CRE program would not have taken place. I would especially like to thank Mr. Chandrakantji, the one who is at the backstage and controlling all the PPTs and everything. So a big thanks to you, Chandrakantji. And last and not the least, I would like to thank all the students from Ashtavakra Institute who had been keeping a supporting hand and organizing the program, the camp also for the blind people. I would like to thank them. I would also pay my thanks to Bharati Netrahin Kalyan Parishad, who were very helpful, in whose association we were able to hold, that is World Cane Day, and we distributed around 200 white cane days to the beneficiaries. So once again, wholeheartedly, I would like to thank the entire fraternity, speakers, and students. Thank you very much. Now, all of us, I think so you should give your hand over your papers, and we are all going to rise up for the national anthem. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।